हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, ये एक मेन टॉपिक है, लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर हमारा रहा है उसमें हमने बेटा कुछ क्वेश्चंस किए थे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट जो है, ये भी दो टॉपिक हैं, लेकिन इसमें हम आज मॉलिक्यूलर मास वाला टॉपिक जो है ये क्लियर करेंगे। तो आपको याद होगा कि पीछे हमने जो है एटॉमिक मास वाला टॉपिक भी पढ़ा था। तो अगर आपको एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा बिल्कुल आसान है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसके मास को सिंपली हम उसका मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सबस्टेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्टेंस। मतलब ये हुआ कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है, उस मॉलिक्यूल में जितने भी पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं जो उस मॉलिक्यूल को कंपोज करते हैं, जो उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं, उन सारे एटम्स का हम एटॉमिक मास लिखते हैं और उनको ऐड अप करते हैं, उनका समेशन करते हैं हम, और जो सम करके हमारे पास टोटल आता है वो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ओके। नेक्स्ट वन है बेटा, ये जो आपको मालूम है कि जो एटॉमिक मास हमने बताया था कि एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नेवर एक्चुअल, इट इज़ रिलेटिव मास। ओके। ये हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये हाइड्रोजन रेफरेंस एलिमेंट के हिसाब से निकाला जाता था अर्लियर, फिर ऑक्सीजन के हिसाब से, एंड नाउअडेज वी सी दैट कार्बन 12 आइसोटोप के हिसाब से जो है इसको एक रेफरेंस एलिमेंट, आइसोटोपिक एलिमेंट कार्बन 12 को माना गया है। इसके मुताबिक जो है हम रेस्ट ऑफ द एटम्स के जो मतलब एटॉमिक मासेस हैं वो हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है कि इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मीन्स AMU। मतलब जो भी ये हम इस तरह के एटॉमिक मास की बात करते हैं, इट इज़ रिलेटिव एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से, एटॉमिक मास स्केल। एटॉमिक मास स्केल के मुताबिक जो है बेटा हम एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, एंड मास इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट एज पर दिस स्केल विच इज़ नॉन एज AMU, दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, एंड नाउ अ डेज इट इज़ मॉडिफाइड एज, दैट मीन्स AMU इज मॉडिफाइड एंड इज नाउ रिटन एज यूनिफाइड मास और यूनिट मास। ठीक है, यानी यूनिफाइड मास हम इसको बोलते हैं। इसको अब हम AMU के बजाय हम इसको ये क्या अब लिखते हैं, U करके लिखते हैं, यूनिट ऑफ मास को। तो एटॉमिक मास यूनिट या आप यूनिट मास, या फिर आप इसको इस तरह से बताएंगे कि यूनिफाइड मास। जैसे सपोज कीजिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये जो डेफिनेशन हमने मॉलिक्यूलर मास की यहाँ पे पढ़ी बेटा, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम, जैसे एग्जांपल 3.1 आपकी टेक्स्ट बुक पे है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, पहला पार्ट में। तो वाटर का फार्मूला, सबसे पीछे आपने जो फार्मूला राइटिंग ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड पढ़ा बेटा, और जिसे हम कहते हैं हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो वाटर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो कंपोजिशन है वाटर मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है। तो हम सिंपल फटाफट से वहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डाल देते हैं, जबकि हमको फार्मूला लिखने के लिए सिंबल्स पहली नेसेसरी थिंग होती है। दूसरी चीज़ हम लिखते हैं बेटा वैलेंसी। तो वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। प्लस माइनस की बात करेंगे, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस करेगा, ऑक्सीजन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो प्लस माइनस को अभी आप थोड़ा भूल जाइए, इन वैलेंसी की वैल्यू को क्रॉस कीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन को दीजिए और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन को दे दीजिए। तो ये नॉर्मल जो फार्मूला बनेगा हमारे पास वाटर का बेटा, वो बनेगा H2 और O1। मतलब H2O1 को हम सिंपली लिखेंगे H2O। अगर मैं O के साथ 1 ना भी लिखूं तो भी ये एक ही ऑक्सीजन माना जाएगा, इसलिए हम इसको H2O बोलेंगे। तो अभी हम, लेकिन हमने केमिकल फार्मूला यहाँ पे इस वक्त हमारा मेन टॉपिक नहीं है,
यहाँ पे हमने इस H2O का वाटर का जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो हमने पहले ही डेफिनेशन में बताया कि मॉलिक्यूलर मास जो है ये सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस होता है। तो हम देखेंगे H2O में जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स हैं बेटा, जो इसको बना रहे हैं, उनका एटॉमिक मास हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे हम लिखेंगे वी नाउ दैट, इसका सोल्यूशन आप करोगे, वी नाउ दैट एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1। एक एटम का एटॉमिक मास बेटा 1 होता है। 1 AMU लिखो या यूनिट मास U लिखो आप, ठीक है। 1 यूनिट मास, 1 यूनिफाइड मास होता है एक हाइड्रोजन एटम का। एंड वी आल्सो नो दैट द एटॉमिक मास ऑफ, वी आल्सो नो दैट एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट्स। ये आप याद रखेंगे, या 16 एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का। तो बेटा आप फटाफट से H2O को देख लीजिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास, देयरफॉर रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड मीन्स जो आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सो दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, आप वो 2 हाइड्रोजन एटम्स एटॉमिसिटी पहले लिखेंगे हाइड्रोजन की, और पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, या अगर पैरेंथेसिस ना भी करें ऐसे भी आप लिख सकते हो। 2 इंटू आप करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। फिर समेशन करना है हमने, तो हम आगे अब ऐड अप करें, एडिशन की साइन डालेंगे यहाँ पे, सम करेंगे इसका, इस H2O के एटम्स का जो मास आएगा। अब ऑक्सीजन का एक ही एटम यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में बेटा, तो हम लिखेंगे एक एटम है ऑक्सीजन का, और उसका जो मास मैंने अभी आपको बताया, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, तो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे 2 1 ज़ा, ये 2 हो गया, प्लस 1 16 ज़ा 16 हो गया, तो 2 और 16 जो है बेटा ये ओवरऑल हो गया हमारे पास, समेशन इक्वल्स टू 18। और साथ में आप यूनिट लिखेंगे U, ठीक है, U मीन्स यूनिफाइड मास, या AMU लिखेंगे आप, या आप क्या लिखेंगे AMU लिखो, या जिसको हम अब U जैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो 18 यूनिफाइड मास या यूनिट मास जो है इसका मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यहाँ पे ये हमारे पास कंप्यूट हो गया। इसी तरह से आपको पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं बेटा, आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड का आपको मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप फटाफट से आप इस चीज़ को देखेंगे, आप सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी अभी पहले वाले एग्जांपल में पता चला, एक एटम का 1 होता है। अब जो है एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास, आपने ये एटॉमिक मास वाला टॉपिक जो पीछे पढ़ा था उसमें आपने मेहनत करनी है, वो याद रखना है आपने। एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बताया हुआ है हमने। तो नाइट्रोजन का एक एटम का मास आप याद रखेंगे बेटा 14 होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास आप याद रखेंगे 16 होता है, और जो यहाँ पे आप एटॉमिसिटी इनकी है उसके हिसाब से आप बताएंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, तो एक हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, देखिए एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 लिखेंगे आप, एक ही हाइड्रोजन एटम, इसकी एटॉमिसिटी पहले, और मल्टीप्लाई करोगे एक एटम पर एटम का मास उस एटम का, प्लस करोगे आप नाइट्रोजन एक ही एटम है यहाँ पे, और इस एक एटम का मास मैंने अभी बताया 14 है, प्लस ऑक्सीजन एलिमेंट, आगे बढ़ेंगे आप, 3 एटम है, O3 है यहाँ पे लिखा हुआ, तो 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है। बस इसके अलावा अब कोई भी इसके बाद अब पार्टिसिपेटिंग एटम यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं है। तो आप ये 1, इसको सारे को सम करेंगे, इसका समेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका 1 आएगा, प्लस 1 14 ज़र आपका 14 आएगा, प्लस 3 16 ज़र आपका 48 आएगा, ठीक है। सारा हो जाएगा बेटा 48 और 1 हो गया 49, और अब आप लास्टली जो है वो 49 प्लस 14 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 और 9 हो गया 13, कैरी 1 और 1 2 और 4 जो है वो 6 हो गया, ठीक है। 63 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास जो है इसका आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है।
जैसे देखो यहाँ पर भी किया हुआ है ये आपका, ठीक है, 63 के बराबर लाया हुआ है आंसर इसका। तो चलिए बेटा, ये थोड़ा मॉलिकुलर मास था। अब हम फार्मूला यूनिट मास भी इसके साथ में, एक्चुअली ये जनरल टर्म मॉलिकुलर मास है, लेकिन कभी कभी हम क्या यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट मास टर्म भी यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फार्मूला यूनिट हम बेटा तब लिखते हैं जब हमारे पास जो सबस्टांस होता है अगर उसमें पार्टिसिपेटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सबस्टांस को बना रहे होते हैं, वो अगर आयंस होते हैं, आयंस मतलब अगर वो कैटाइंस हों और एनाइंस हों, यानी अगर वो आयंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास के बजाय क्या टर्म यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास टर्म वहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान लीजिए NaCl, यानी सिंपली आप यहाँ पे बेटा याद रखिए कि आयंस आपके पास कहाँ पर देखने को मिलेंगे, किस सबस्टांस में, आयोनिक कंपाउंड में। कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, आयोनिक कंपाउंड में। तो आप सीधे सीधे याद रख लीजिए कि फार्मूला यूनिट मास टर्म इज यूज्ड इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, सो NaCl इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, जहाँ पे मेटल के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है नॉन मेटल वाले एटम में, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में। तो यहाँ पे आपने याद रखना है बेटा कि NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो यहाँ उसको अब हम क्या बोलेंगे, अगर आपने NaCl का मास निकालना है तो आप कहेंगे कि कैलकुलेट दी फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। क्या बोलेंगे आप, कैलकुलेट दी फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl। तो फिर कैसे निकालेंगे आप इसका, अब देखना, ध्यान करना, हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम और प्लस करेंगे हम एटॉमिक मास ऑफ Cl क्लोरीन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात मैंने आपको बताई वही यहाँ पे भी लिखी हुई है फार्मूला यूनिट मास में। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सबस्टांस इज, आप इसकी डेफिनेशन पहले यहाँ से देख लीजिए बेटा, इज द एटॉमिक इज अ सम ऑफ द फार्मूला यूनिट मास ऑफ अ सबस्टांस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। तो यही बात, यही डेफिनेशन हम मॉलिक्यूलर मास में भी लिखते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है जरा वो देखिए आप, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, फार्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर। ठीक उसी तरीके से आप फार्मूला यूनिट मास को भी कैलकुलेट करते हो जिस तरीके से बेटा एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। बट द ओनली डिफरेंस इज दैट, इन दोनों में फिर डिफरेंस इस चीज का है दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट फॉर दोज सबस्टांसेस विच हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। मैंने आपको पहले ये चीज बता रखी थी कि हम फार्मूला यूनिट मास टर्म यूज करते हैं ऐसे सबस्टांसेस में या उन सबस्टांसेस में जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो आयंस हुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट है, NaNO3 है, ठीक है, या सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल MgCl2 है, ठीक है, या मान लीजिए FeCl3 है, वगैरह वगैरह। जहाँ पर आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें तो वो आयंस हों, तो सिंपल सी बात होगी कि आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव, इट हैज़ अ फार्मूला यूनिट NaCl, इसका फार्मूला यूनिट NaCl है, और इस फार्मूला यूनिट का जो मास आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। इस फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज, फार्मूला देखिए फार्मूला यूनिट NaCl है बेटा, तो आप लिखेंगे एक एटम है आपका सोडियम का यहाँ पे, और एक सोडियम एटम का मास आपने याद रखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 के साथ। एक सोडियम एटम का मास 23 होता है, प्लस दूसरा यहाँ पे एटम जो है वो क्लोरीन है, उसका भी एक ही एटम है, लेकिन आपने याद रखना है एक क्लोरीन एटम का एटॉमिक मास जो है बेटा 35.5 होता है। तो यही दो एटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, या आप कहेंगे कि दोनों ये आयंस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इनका हो गया 23 1 जार 23 प्लस 35.5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 35.5 हो जाएगा। तो ये दोनों सम करके बेटा हो जाएगा 0.5 को आप ऐसे रख दीजिए, 5 और 3 हो गया 8 और 3 और 2 हो गया 5, 58.5 यूनिट मास या एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसका मास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर भी ये किया हुआ है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.2 में आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड।
कोई बड़ी बात नहीं है ये। आप बताएंगे कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट मास निकालना है, तो आप इसको लिखोगे बेटा सॉल्यूशन में दी फार्मूला यूनिट मास, फार्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज़ इक्वल टू, जो CaCl2 है आपका, इसमें एक एटम है बेटा कैल्शियम का और एक एटम ऑफ कैल्शियम का जो आपके पास एटॉमिक मास आएगा वो आप लिखोगे 40। कितना याद रखोगे? कैल्शियम के एक एटम का मास 40 यूनिफाइड मास या 40 एटॉमिक मास यूनिट होता है, प्लस यहाँ क्लोरीन जो है वो 2 एटम्स हैं, तो 2 क्लोरीन्स आप लिखेंगे और एक क्लोरीन का मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था 35.5 यूनिफाइड मास एटॉमिक मास इसका होता है। तो आप लिखोगे इसका 40 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 71 हो जाएगा। तो दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1 और 0 1, 7 और 4 हो गया 11, 111 यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट इसका मास कैलकुलेट हो गया कैल्शियम क्लोराइड जैसे यूनिट फार्मूले का। ठीक है, यूनिट फार्मूला, तो इसका यूनिट फार्मूला मास जो है या फार्मूला यूनिट मास जो है वो इसका कुछ इस तरह से 111 एटॉमिक मास यूनिट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बेटा इस टॉपिक पे। अब कुछ क्वेश्चंस है ये हम आज के लेक्चर में कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आ रहे हैं, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ बेटा, सोल्यूशन कर रहा हूँ। H2 का पहले H2 का हमने मॉलिक्यूलर मास लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम सेम है, सिमिलर है, तो 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो एक हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 1 होता है। फिर से देखिए ये जो 2 मैंने लिखा, ये एटोमिसिटी लिखी कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 हैं, और एक हाइड्रोजन एटम का मास जो है वो 1 है, इसको इस साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 1s are equals to 2, तो ये हो गया बेटा 2 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, आप इसका आंसर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसका आप लिखेंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, ये कॉपी पे लिखेंगे आप इस तरह से। यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं बेटा ऑक्सीजन के, जैसे O2 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑक्सीजन एटम के मास से, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास मैंने आपको अभी हमने ऊपर भी बड़ी बार यूज़ किया, तो 16 होता है, तो 16 2s are कितना हो जाएगा बेटा 32 यूनिट मास या एटॉमिक मास यूनिट, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका Cl2, तो Cl2 का आप कैसे लिखेंगे आंसर या सोल्यूशन इसका भी करेंगे आप, तो आप लिखेंगे फिर से 2 क्लोरीन एटम है और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है बेटा वो 35.5 होता है, तो 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम्स इक्वल टू 71 एटॉमिक मास यूनिट आर यूनिफाइड मास। उसके बाद है आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे बताएंगे थोड़ा 2 एलिमेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनकी एटॉमिसिटी जो है ऑक्सीजन की 2 है और कार्बन की 1 है, तो आप लिखेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास जो आप सोल्यूशन करेंगे यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, इतना आप खुद से लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू, एक कार्बन का एटम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन का एक एटम का मास जो है बेटा वो 12 होता है, और प्लस करेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 होता है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है इसमें इस फार्मूले में। तो आप लिखेंगे 12 1s are 12 हो गया, 16 2s are 32 हो गया बेटा, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 1 4, ये 44 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, इसका आंसर आपका आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास CO2 का। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका CH4 मॉलिक्यूल, जिसको हम मीथेन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आप बताएंगे, इसका आंसर भी आप ऐसे ही करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू, एक एटम है कार्बन का उसका मास आप 12 लिखेंगे, प्लस 4 एटम यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं उसका एक एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 लिखेंगे आप, तो ये सारा हो जाएगा 12 1s are 12 प्लस 4 1s are 4, तो 12 और 4 16 होता है, तो 16 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास, आप इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वन है इस क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा, C2 और H6, नहीं लास्ट नहीं है अभी, सॉरी अभी कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं, C2H6, तो C2H6 में आप पहले इसको पढ़ेंगे क्या, आप इथेन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। ठीक है,
तो 2 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे आप, आंसर सोल्यूशन करेंगे आप, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन C2H6 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एटम्स हैं बेटा कार्बन के, मल्टीप्लाई करेंगे आप एक कार्बन का एटॉमिक मास जो कि मैंने अभी आपको बताया 12 होता है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो 6 हैं, तो 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मल्टीप्लाई करेंगे आप एक हाइड्रोजन एटम का मास जो कि 1 होता है। तो ये सारा हो जाएगा आपके पास 12 2 जार या 2 12 जार 24 और प्लस 6 1 जार 6, तो ये 24 और 6 जो है बेटा ये 30 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है C2H6 इथेन मॉलिक्यूल का। इसके बाद है बेटा आपका C2 और H4। C2H4 हम कहते हैं इथेन मॉलिक्यूल। इथेन और इथेन में फ़र्क है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और पहले वाले में कार्बन कार्बन के बीच, अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, पहले वाले में था कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन 6 दो जो थे वहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक कार्बन को थे बेटा और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन को थे और 3 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को थे। आपको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो देखिए वैलेंसी मीन्स बॉन्ड, तो ये कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन भी 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है। तो लेकिन C2H4 में क्या है कि 2 कार्बन के बीच बेटा डबल बॉन्ड आ रहा है और हाइड्रोजन 4 हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट इनको 2 हाइड्रोजन एक कार्बन को 2 हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को दे रहे हैं और इनकी टेट्रा वैलेंसी मेंटेन इस तरह से हो रही है 2 3 और 4, फिर यहाँ पे 2 3 और 4 इस कार्बन के लिए आप गिनेंगे। तो इसका भी आपको मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे पूछा जा रहा है, इथेन मॉलिक्यूल C2H4 का, इसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हम लिखते हैं ना, तो ये श्रिंक करके लिखते हैं, हम ओपन नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर को, तो इसको कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जो C2H4 है इसको हम पढ़ते हैं इथेन मॉलिक्यूल। तो इसका 2 एटम आप लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू 2 एटम ऑफ कार्बन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एटम ऑफ कार्बन का मास 12 है, प्लस 4 एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास 1 है। ये हो जाता है बेटा 12 2 जार कितना हो गया 24 प्लस 4 1 जार 4, ये हो गया 24 प्लस 4 जो है वो 28 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इसका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन है NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 का जो मॉलिक्यूलर मास है बेटा, यहाँ पे भी आप लिखोगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यहाँ एक एटम है नाइट्रोजन का और एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास मैंने अभी ऊपर भी बताया था 14 होता है, प्लस 3 एटम हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे, तो 3 एटम को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एटम ऑफ हाइड्रोजन मास से जो कि 1 होता है, तो ये सारा हो जाएगा बेटा 14 1 जार 14 प्लस 3 1 जार 3, 14 और 3 हो गया बेटा 17 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, ठीक है। लास्ट कंपाउंड है इस क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा CH3OH, जिसको हम मिथानोल पढ़ते हैं, इसका नाम याद रख लीजिए मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कॉपी पे लिखेंगे, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, एक ही कार्बन एटम है और मल्टीप्लाई करेंगे एक कार्बन एटम के का मास 12 होता है उससे, प्लस देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 3 और 1 कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा 4, तो 4 हाइड्रोजन्स को हम एक हाइड्रोजन एटम के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, एक हाइड्रोजन का मास जो है वो 1 होता है, फिर हम प्लस करेंगे एक यहाँ पर ऑक्सीजन एटम भी है, ऑक्सीजन कितना है इस फार्मूले में एक ही है, तो एक ऑक्सीजन एटम और उसका मास जो है वो 16 होता है। अब सारा आप कंप्यूट कीजिए, सारे का समेशन कीजिए बेटा, ये बनेगा 12 1 जार 12 प्लस 4 1 जार 4 प्लस 16 1 जार 16, 16 और 4 20 होता है, 20 और 12 जो है वो 32 होता है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास मेथनॉल का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम आज के लेक्चर में बेटा कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है फार्मूला यूनिट मास। तो देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फार्मूला यूनिट मास हम ऐसे कंपाउंड्स में यूज़ करते हैं जिन कंपाउंड्स के कॉन्स्टेंट पार्टिकल जो है वो आयंस होते हैं। तो ZnO जिंक ऑक्साइड का आपको फार्मूला यूनिट मास पूछा जा रहा है, तो आप सोल्यूशन करेंगे दी फार्मूला यूनिट मास, यहाँ पर भी आप लिखेंगे फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है अभी मैंने पढ़ाया और आपको बताया मैंने कि फार्मूला यूनिट मास हम मॉलिक्यूलर मास की ही तरह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस इनमें है कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर बेटा ZnO वाले केस में भी लिखेंगे फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO इज इक्वल टू, एक एटम जिंक का यहाँ पे पार्टिसिपेट हो रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखेंगे आप, देखो यहाँ पे दिया हुआ गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 65 यूनिट है, सोडियम 23 यूनिट, पोटेशियम 39 यूनिट, एक एक एटम का, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 16, तो इन्हीं को आप इस्तेमाल कीजिए।
तो एक एटम है जिंक का, उस एक एटम ऑफ जिंक का मास जो है 65 होता है, और प्लस एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, तो एक ऑक्सीजन एटम का मास जो है वो 16 होता है। तो आप फटाफट से इसको कंप्यूट कीजिए, 65 1 ज़र 65 प्लस 16 1 ज़र 16, दोनों को सम कीजिए बेटा, 6 और 5 11 होता है, कैरी 1 और 1 2 और 6 जो है वो 81 एटॉमिक मास यूनिट इसका फार्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO जिंक ऑक्साइड हो जाता है। इसके बाद है बेटा फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फार्मूला यूनिट मास ऑफ सोडियम ऑक्साइड Na2O इज इक्वल टू, यहाँ दो एटम हैं सोडियम के और एक एटम ऑफ सोडियम का मास यहाँ पर गिवन दिया भी है आपको कि 23 होता है एक एटम ऑफ सोडियम का, तो प्लस एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास जो है, एक एटम है ऑक्सीजन का और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 होता है। ये हो गया आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 46 हो गया, और 16 1 ज़र आपका 16 हो गया, सारा हो गया ये बेटा 6 और 6 12, 1 और 1 2 और 4 हो गया 662 एटॉमिक मास यूनिट, इसका फार्मूला यूनिट मास हो गया सोडियम ऑक्साइड का। इसी तरह से आप नेक्स्ट करेंगे बेटा पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फार्मूला है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो आप लिखेंगे द फार्मूला यूनिट मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू, यहाँ पोटेशियम कितने हैं, दो एटम है, और एक एटम ऑफ पोटेशियम का जो मास है वो आप याद रखेंगे 39 होता है, प्लस करेंगे आप यहाँ पर एक ही कार्बन है और एक कार्बन का मास आप 12 पता है आपको, एक एटम है कार्बन का, मल्टीप्लाई इसका एक एटम का मास 12 है, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखेंगे प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन जो हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, तो 3 एटम मल्टीप्लाई बाय एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास लिखेंगे आप वो है बेटा 16, कितना है 16। तो सारा कितना हो गया ये देखिए, 39 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, मैं इसका यहाँ पे कैलकुलेशन ले लेता हूँ, 2 9 ज़र 80, 2 9 ज़र कितना होता है 18, कैरी 1 2 3 ज़र 6 और 1 होता है 7, ठीक है। तो 2 39 ज़र 78 हो गया आपका, प्लस आपका 12 1 ज़र 12 ही है, और प्लस 16 3 ज़र 48 है बेटा। ये 3 एटॉमिक मासेस आप सम कीजिए, ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 8 2 10 और 8 18, ठीक है, 18 हो गया, कैरी फिर से 1 रह गया, 1 और 4 5 और 1 6 और 7 जो है वो 13 होता है। तो 138 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास इज द रिक्वायर्ड फार्मूला यूनिट मास ऑफ दिस पोटेशियम कार्बोनेट। एक बार फिर से हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, 2 एटम ऑफ पोटेशियम यहाँ पे हैं और एक एटम ऑफ पोटेशियम का मास जो है वो 39 होता है, प्लस एक ही एटम कार्बन का है उसका मास 12 है, प्लस 3 एटम ऑक्सीजन के हैं, उन एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास 16 है। तो 2 39 ज़र होता है बेटा 78, ठीक है, और फिर एक 1 मल्टीप्लाई बाई 12 होता है 12 ही हमारे पास, और 3 16 ज़र होता है हमारे पास 48। तो ये होता है, फिर से अगर हम इसको देख रहे हैं 8 और 2 10 और 8 18, कैरी 1 और 4 5 और 1 6 और 7 13, ठीक है। तो ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, 138 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो बेटा आज के लेक्चर में हम बिल्कुल इतना ही पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर सब आ रहे हैं, ये कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट होना आपको बहुत ही ज़रूरी है इस क्लास में, यही बेसिक क्लास है आपकी। अगर आपने अपने केमिस्ट्री पार्ट को जो है अच्छा, ठीक है, बेहतरीन बनाना है तो आप क्लास 9th में मेहनत कीजिए बेटा, इन लेक्चर्स को बार बार देखिए, तो कोई भी दिक्कत आती है आपको समझने में आप मुझे बार बार पूछ सकते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन फाइनली एक चीज़ ना भूलूंगा मैं कि बोलना आप बच्चों को कि अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।